Hello, my dear friends. Welcome to our channel Be Nice for Better Life जीके स्टडी क्लासेस। अपने इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं भारतीय शासन व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के 50 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। ये प्रश्न बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को अंत तक देखेंगे और याद कर लेंगे। हमारे इस चैनल पे जितने भी प्रश्नों की सीरीज़ पहले से अपलोडेड है वे सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? प्रश्न को एक बार फिर मैं बता दूं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी होती है या होगी। ये बताता है, इसका उत्तर होगा तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चों की जिम्मेदारी होगी या है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? यानी कि दूसरी बार जो ये WC बनर्जी कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1892 इलाहाबाद अधिवेशन में। इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1892 में हुआ था, उसमें ये दूसरी बार बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत वगैरह जो है वो समाप्त करने का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान। अगला प्रश्न है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कब सेवा निवृत्त होते हैं? मतलब कि इनका रिटायरमेंट कब होता है? ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का CAG। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। या तो इनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए या फिर नियुक्ति जब हुए हैं वो 6 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष का होता है या देते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस मौलिक अधिकार को कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने? इस प्रश्न का उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। हमारा अगला प्रश्न है किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पत्र पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो दोस्तों ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि मंत्रिपरिषद से त्याग देना पड़ता है। मंत्री को जो है मंत्रिपरिषद से त्याग देना पड़ता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? तो किसी भी चुनाव के इस तरह के अधिघोषणा जो है सो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 85। हमारा अगला प्रश्न है
किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? किस संविधान के संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची यानी कि शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? संविधान के किस अनुसूची में, शेड्यूल में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा द्वितीय अनुसूची में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस देना होता है? राष्ट्रपति पर अगर कोई भी महाभियोग चलाना होगा तो इसके लिए कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस देना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14 दिन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14 दिन पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है सो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है या आता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? विधानसभा से चुनकर आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1/3 भाग। 1/3 भाग। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? प्रश्न को एक बार फिर आप ध्यान से सुनेंगे कि किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की जो कार्यवाही ऑलरेडी चल रही होती है, वर्तमान कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। ये जो है सो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा काम रोको प्रस्ताव। प्रश्न संख्या अगला है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? केंद्रीय सूची में संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत कितने विषय हैं? तो इसमें पूरे 97 विषय हैं, 97। ये प्रश्न आता रहता है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली जो है वो किस पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर। अगला प्रश्न है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? पहले शिक्षा समवर्ती सूची में आती थी, लेकिन पहले शिक्षा जो है सो राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, और जो है सो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो ये संशोधन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A यानी कि अनुच्छेद 51 क में भारतीय अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था? संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से की श्रेणी से निकाल दिया गया था? पहले ये भी मूल अधिकार की श्रेणी में आता था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के ये पहले सभापति के बारे में पूछ रहा है भारत के स्वतंत्रता के बाद। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारा अगला प्रश्न है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो ये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इसे विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि अब रिवैम्प कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो ये राष्ट्रपति करवाते हैं या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति, जिन्होंने जिस किसी को भी उन्हें अधिकृत किया गया हो, अगर वो बिजी होंगे तो ये शपथ ग्रहण कराते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? अनफोर्सीन व्ययों की पूर्ति के लिए, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ये धन निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? शारदा एक्ट जो है बनाया गया था किस बुराई को रोकने के लिए? तो ये बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये जो शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? यानी कि राष्ट्रपति अगर पद त्याग करना चाहते हैं तो किसी अपना पद त्याग पत्र जो है सो भेजेंगे, तो इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। इस प्रश्न का उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन होता है कब? वित्त आयोग का गठन जो है सो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत जो हैं 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? भारत के संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है सो संसद में निहित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं भारतीय संविधान के अंग, उनका स्रोत क्या है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, भारत का संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? मतलब संविधान में भी जो है सो संशोधन हो सकता है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 368। हमारा अगला प्रश्न है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? ये एक वाक्य है कि आलोचना है, हालांकि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा CEM जोड़ साहब का ये जो है सो प्रसिद्ध कथन था। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? किस एक्ट के तहत भारत के सचिव की स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1858। भारतीय परिषद अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी होता है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति के
केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो उल्लेखित है। संविधान के किस अनुच्छेद में कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, ये अनुच्छेद 257 में निहित है या लिखित है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के जो है सो 7 सदस्य होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्षों का होता था, फिर बाद में इसे घटा करके 4 वर्ष कर दिया गया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। ये जो था सो 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की, कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो मूल कर्तव्य की। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा श्रवण सिंह समिति के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? भारतीय प्रियम्बल जो है संविधान की प्रस्तावना, उसमें 1 बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 बार। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिनके प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया था किस संविधान के संशोधन के तहत? तो उत्तर होगा 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।